हेलो डॉक्टर्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर भारती डागर है, बीजेन ग्रुप की तरफ से। आज हमारे साथ डॉक्टर बीके भगत जुड़े हुए हैं वेबिनार के लिए। डॉक्टर बीके भगत एक जाने माने होम्योपैथिक फिजिशियन और एक टीचर हैं। होम्योपैथी के फील्ड में डॉक्टर साहब के पास 35 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर बीके सर ने अपनी एमडी रिपोर्टरी सब्जेक्ट में कंप्लीट की है ईयर 2006 में। डॉक्टर पटना में सम्मानित किए गए थे। इनकी होम्योपैथी में जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए डॉक्टर NIH कोलकाता से रिटायर्ड हैं और डॉक्टर ने वहाँ पे NIH कोलकाता में एज अ प्रोफेसर वहाँ पे सर्विस की थी इन डिपार्टमेंट ऑफ केस टेकिंग एंड रिपोर्टरी। डॉक्टर बीके सर अभी फिलहाल अपने क्लिनिक पे काम कर रहे हैं। क्लिनिक पे सर फिलहाल कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, एस्पिरेंट डॉक्टर्स, उनके लिए अभी फिलहाल सर कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और डॉक्टर बीके सर के पास एक डॉक्टर बीके सर प्रोफेसर भी रह चुके हैं महर्षि महंती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कटिहार में है, बिहार में। डॉक्टर बीके सर फिलहाल ही क्लासिकल वे ऑफ होम्योपैथी पे प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर बीके सर जुड़े हैं जो कि वेबिनार हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डॉक्टर बीके सर, हैंड ओवर टू यू। ओके धन्यवाद। वेलकम टू एवरीबॉडी ऑन वेबिनार। मैं डॉक्टर बीके भगत आज आप लोगों को जिस विषय पर आज हम वेबिनार लेने जा रहे हैं वह है कंसेप्ट ऑफ क्रॉनिक केस टेकिंग एंड केस प्रेजेंटेशन विथ रेपिटेशन थ्रू रडार ऑपर सॉफ्टवेयर। और इसके पहले जो 6 वेबिनार ले चुके हैं, वह पहला जो वेबिनार था वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दूसरा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ डिजीज एंड क्योर अकॉर्डिंग टू मास्टर हैनीमैन विथ इट्स एडवांटेज, तीसरा कंसेप्ट ऑफ मायाजम, सोरा साइकोसिस, ट्यूबरकुलर, सिफिलिस एंड कैंसर मायाजम। टॉपिक फोर्थ कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथिक केस टेकिंग एंड रेपेटरी एंड इट्स rubric with sub-rubric. Fifth, concept of case taking and its importance in practice of homeopathy. Sixth, concept of acute case taking presentation with reputation radar opus software. ये 6 वेबिनार ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। इस वेबिनार का उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से अपने पैथी में क्लासिकल होम्योपैथिक रेपेट्रियन डॉक्टर बन सकते हैं। राडार ओपस जैसा सॉफ्टवेयर टूल्स किस प्रकार से हम उसकी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, इसी का एक सीरीज ऑफ वेबिनार में हम 6 वेबिनार आप लोग को दे चुके हैं। जो 7th वेबिनार है वो आज लोग देने जा रहे हैं। तो आज आप लोगों का जो बताने जा रहे हैं क्रॉनिक केस टेकिंग के ऊपर, और क्रॉनिक केस टेकिंग किस प्रकार से होता है, और उसके साथ एक केस क्रॉनिक का दिखाएंगे और किस प्रकार से हम लोग राडार ओपर सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपीटेशन करते हैं। ये लाइव आप लोग को अभी हम दिखाने जा रहे हैं। हम लोग इसके पहले का जो वेबिनार था उसमें एक्यूट केस टेकिंग के बारे में बताए थे। उसकी जो फॉर्मेट आप लोग के सामने रखे थे वह है जिस पर हम न्यू केस एक्यूट का केस टेकिंग कर सकते हैं। वह
onset, duration, causation, location, sensation, mental and physical, modality, aggravation, evaluation, time, concomitant and extension। ये 9 पॉइंट पर हम लोग इसके पहले वेबिनार में बता चुके हैं जो एक्यूट केस किस प्रकार से हम लोग लेने का काम करते हैं। आज जो हम लोग बताने जा रहे हैं वो है क्रॉनिक केस टेकिंग। क्रॉनिक केस टेकिंग का खास जो फॉर्मेट है मेरे पास, जो हम अपने प्रैक्टिस में क्लिनिक में इसकी यूज करते हैं, वह आप लोग के सामने रख रहे हैं। तो मेरा मानना है ये कोई भी केस को यदि हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो नॉलेज चाहिए हमें वो केस टेकिंग का। तो क्रॉनिक केस टेकिंग किस प्रकार से जोड़ी है वह फॉर्मेट के माध्यम से आप लोग को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फॉर्मेट इस प्रकार से है, पहले हम लोग जब भी पेशेंट क्लिनिक में आता है उसका नेम ऑफ पेशेंट, उसके बाद डेट, नेम ऑफ गार्जियन, एज, सेक्स, एड्रेस, कोई टेलीफोन नंबर, कांटेक्ट नंबर, केस नंबर, ऑक्यूपेशन और रिलीजन। इतना नॉर्मल एक फॉर्मल जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट का वो हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब पेशेंट का कंप्लेन होता है, जो प्रेजेंट कंप्लेन जो लेकर के पेशेंट आता है, उसके बारे में हम लोग पेशेंट से क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पेशेंट से जो हम लोग सवाल करेंगे, सिर्फ ये सवाल पहला करना पड़ता है कि आप किस प्रॉब्लम को लेकर के आप यहाँ आए हैं, हमें आप समझाइए। यदि पेशेंट को ये सवाल हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से वह अपना प्रॉब्लम बताना शुरू करता है। लेकिन जो भी शुरुआती दौर में पेशेंट बोलेगा उसको हम लोग प्लेन पेपर में उसको साइड में हम लोग इसको गैप दे करके लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेशेंट को ये पता नहीं रहता है कि होम्योपैथिक केस टेकिंग की जो इम्पोर्टेंस है वह कहाँ पर है, इसको हम लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं। किस प्रकार से सिम्टम्स को हम लोग आगे उसकी कंसिडर करते हुए टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाने का काम करते हैं। पेशेंट को पता नहीं है, लेकिन हमें एज ए फिजिशियन हमको पता है जब हमें केस टेकिंग के समय इस केस को वो क्या सब सिम्टम्स लेने से पेशेंट की टोटलिटी हम लोग बना सकते हैं। इसलिए हम लोग पहले विदाउट एनी इंटरप्शन पेशेंट से सवाल हम लोग करेंगे, आपकी प्रॉब्लम जो है वो आप अपने से बताइए। जो भी प्रॉब्लम बताता है पेशेंट को हम लोग प्लेन पेपर में रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग अंत में उसकी ध्यान देते हैं कि जो भी रिकॉर्ड है वह कंप्लेंट्स का उसका वह रिकॉर्ड के साथ ऑनसेट क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रारंभ कैसे हुआ, कॉजेशन उसके साथ क्या है, उस तकलीफ का वर्तमान का जो पेशेंट लेके आया है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी खास सेंसेशन क्या होता है, ड्यूरेशन कब से ये बना हुआ है, मॉडलिटी वह जो है वह क्या है, और कंप्लेंट जो भी है उसकी कंप्लेंट्स की एक्सटेंशन कुछ है तकलीफ का वह हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसकी कंकोमिटेंट सिम्टम जो मेन प्रॉब्लम लेकर के आया है वो मेन प्रॉब्लम उसके साथ और कोई साथ एसोसिएट सिम्टम्स यदि चल रहा है तो उसको हम लोग कंकोमिटेंट सिम्टम कहते हैं, वह भी लेने की कोशिश करेंगे। और यदि कोई उसका कंप्लेंट कोई टाइम से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग टाइम भी लेने की कोशिश करेंगे। इतना इंफॉर्मेशन हर एक कंप्लेंट के साथ हम लोग निश्चित रूप से देंगे, तभी करके कंप्लेंट्स की पूर्ण रूप से टोटलिटी बन पाएगा। क्रॉनिक के ये इतना इंफॉर्मेशन शुरुआती दौर में हम लोग को लेना है। उसके बाद पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री देने की जरूरत पड़ता है। एक्यूट केस टेकिंग में हम लोग फॉर्मेट में देख चुके हैं
ये 9 पॉइंट जो अभी हम बताए, ये 9 पॉइंट ऑलरेडी एक्यूट केस टेकिंग में काफी है, लेकिन क्रॉनिक केस टेकिंग में ये काफी नहीं है। इसके अलावा जो जानने की जरूरत पड़ता है वह है, पहला हम लोग कोशिश करेंगे इसकी पास्ट हिस्ट्री। वर्तमान में जो कंप्लेंट्स लेकर के पेशेंट आया है, वह कंप्लेंट्स का प्रॉब्लम पास्ट हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी प्रॉब्लम जब तक बैक में कोई ना कोई प्रॉब्लम जब हुआ नहीं है, तब तक वह क्रॉनिक स्टेज, वह क्रॉनिक रूप कंप्लेंट्स का लिया नहीं है। तो वह उसमें जानने के लिए पहले हम लोग जानेंगे कि इससे रिलेटेड कोई सिमिलर प्रॉब्लम्स पहले था कि नहीं। दूसरा, एनी अदर लॉन्ग लास्टिंग डिजीज बिफोर, इसके पहले कोई बिफोर में किसी भी तरह का कोई लॉन्ग लास्टिंग डिजीज से सफर किया है कि नहीं, किया है तो क्या किया है और कब किया है और उसका ट्रीटमेंट क्या लिया है, उसके बारे में जानेंगे। एनी ऑपरेशन या सर्जरी यदि कुछ हुआ है तो वो भी हम लोग लेंगे, कब हुआ है, किस प्रकार के कंप्लेंट्स का सर्जरी हुआ है ना, वो हम लोग डेट वाइज टाइम वाइज लेने की कोशिश करेंगे। सेंसिटिविटी टू एनी ड्रग्स, कोई भी ड्रग का यदि कोई सेंसिटिविटी है जो उसको प्रॉब्लम करता है उससे रिलेटेड, तो वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, है ना। उसकी विथ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ट्रीटमेंट्स, प्रीवियस कोई भी ट्रीटमेंट लिया है वो क्या वो सप्रेशन हुआ है, सप्रेशन मतलब दब गया बीमारी, और सप्रेशन हम लोग मान के चलेंगे तक, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है जी, एक्सेप्ट होम्योपैथी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नहीं कहीं भी क्रूड फॉर्म में चूंकि ड्रग वहाँ अप्लाई किया जाता है, और हम लोगों को मानना है, हम लोगों का फिलोसॉफी कहता है ये कोई भी क्रूड फॉर्म में यदि कोई ट्रीटमेंट होता है तो वो बीमारी फेलिएट होता है या सप्रेस्ड होता है। यदि ऐसा है तो हम लोग उसको नोट करेंगे। डिस्चार्ज यदि सप्रेशन हुआ है, कोई इमोशनल सप्रेशन हुआ है, कोई एनर्जेटिक सप्रेशन हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है स्किन का, एसटीडी का, इस प्रकार से हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। ये पास्ट हिस्ट्री में कब क्या किस समय हुआ, उसका ट्रीटमेंट क्या लिया गया, ये हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको डेट वाइज लिखेंगे। इसकी उद्देश्य यही है कि कोई भी कंप्लेंट्स क्रॉनिक रूप जब भी लिया है तो पास्ट हिस्ट्री की कंप्लेंट के साथ इसकी निश्चित रूप से संबंध बनाता है। यही कारण है ये लेने की हम लोग को जरूरत पड़ता है। उसके बाद की जो जरूरत पड़ता है वह फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक हिस्ट्री लेना है, चाहे वो दोनों साइड से, एक पैटर्नल साइड और एक मैटरनल साइड। पैटर्नल साइड में क्या है, मैटरनल साइड में क्या है, वो दोनों लेने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग को पता है जो बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स होता है जो क्रॉनिक डिजीज के रूप में आने का काम करता है, वह आता है। एक है एक्वायर्ड फील्ड से, जो अपने खुद पेशेंट अपने प्रॉब्लम में सफर किया है और उसके चलते डेवलप कर सकता है। और एक होता है जी उसकी माँ या पिताजी, पेरेंट जो है, फादर एंड मदर, इन दोनों की हिस्ट्री में यदि कोई कंप्लेंट्स हुआ है क्रॉनिक डिजीज का और वह डिजीज किस प्रकार से ठीक हुआ है हमको यदि पता चले तो हम लोग मायोजेमेटिक डायग्नोसिस यहाँ पर कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है, ऑलरेडी वेबिनार में हम बता चुके हैं जो मायोजम के क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोग को पता है जो मायोजम जो है वह जो है आपको डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है, और जब तक वह कोई भी क्रॉनिक डिजीज में वह हावी नहीं है तब तक वह क्रॉनिक डिजीज में रूपांतरित नहीं हुआ है। तो इसलिए यदि वह पैटर्नल या मैटरनल साइड से आ रहा है तो कोई भी मायोजम की डायग्नोसिस हम लोग उसके आधार पर कर सकते हैं, और आगे के ट्रीटमेंट में जब क्रॉनिक केस का कोई भी मेडिसिन हम लोग अप्लाई करते हैं और जब हमारा फेलियर होता है या काम करता है लेकिन बार बार रिलैप्स कर रहा है, संपूर्ण रूप से क्योर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को समझना होगा कि मायोजेमेटिक ब्लॉकेज है। और ये मायोजेमेटिक ब्लॉकेज जो है वो फैमिली हिस्ट्री में पैटर्नल और मैटरनल साइड से हम लोग को प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्रॉनिक केस टेकिंग में फैमिली हिस्ट्री
उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पास्ट हिस्ट्री। नेक्स्ट वो है पर्सनल हिस्ट्री। यदि कोई भी पेशेंट को हम ले देख रहे हैं, उस पेशेंट का एडिक्शन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, किसी चीज का हैबिट है तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्या नशा है नहीं है ना। कोई हॉबी है तो हम समझने की कोशिश करेंगे, किस ऑक्यूपेशन से, किस धंधे से वो बात है पेशेंट बिलोंग्स करता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसकी मैरिटल स्टेटस क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डायटेटिक एरर यदि किसी तरह का हुआ है अपने पूरी लाइफ में, खान पान रहन सहन क्या है उसके साथ, वो हम लोग लेने की पर्सनल हिस्ट्री में कोशिश करेंगे। और सेक्सुअल हिस्ट्री, यदि वो शादीशुदा है या नहीं भी है, यदि वो सेक्सुअल हिस्ट्री किस प्रकार का है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा रहेगा, जिस हिसाब से रहेगा, उस हिसाब से हम लोग प्लेन पेपर में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वह है, अब हम लोग समझेंगे एज ए होल होम्योपैथिक जनरलिटीज का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हम लोग पेशेंट से करेंगे। पहला, होम्योपैथिक जनरलिटीज में सबसे पहले यदि कोई कंप्लेंट लेकर के आया है तो उसका जो कंप्लेन है एग्रावेशन कब और किस कंडीशन में एज ए होल लेने का काम करता है। ये एज ए होल एग्रावेशन है। पहले जो हम लोग शुरुआती में जो एग्रावेशन मॉडलिटी लिए हैं, उसके वर्तमान की कंप्लेंट्स का, लेकिन एज ए होल व्यक्ति विशेष के रूप में यदि कोई एग्रावेशन है तो वो भी हमको लेना है। एमरेशन कुछ तकलीफ ऐसे है, वो कष्ट है एज ए होल जो उसको रिलीफ देने के काम करता है, तो वो भी हम लोग लेंगे। एनी एलर्जी मैनिफेस्टेशन या सेंसिटिविटी इंटॉलरेंस, कोई भी एलर्जी यदि मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई सेंसिटिविटी किसी भी तरफ से है और वो इंटॉलरेंस है, तो वो भी लेने की हम लोग कोशिश करेंगे। एपिटाइट इस प्रकार से फूड के किसी तरह का एग्रावेशन है कि नहीं फूड लेने से। डिजायर उसको क्या है खान पान का, एवर्सन उसका क्या है, क्या खाना नहीं चाहता, क्या खाना नहीं चाहता, क्या किस खाना से उसकी एग्रावेशन देता है, किस खाना से उसकी प्रॉब्लम को रिलीफ देता है, एमरेशन देता है। ये एज ए होल जनरलिटीज इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। नेक्स्ट वो है थर्स्ट, प्यास किस प्रकार का प्यास है तो उसकी क्वांटिटी क्या लेता है, नेचर ऑफ ड्रिंक क्या है, किस टाइप का नेचर का ड्रिंक लेता है, हॉट लेता है कि कोल्ड लेता है कि चिल लेता है, किस प्रकार के लेता है, तो वार्म वाटर लेता है, क्या लेता है, उसकी जानने की कोशिश करेंगे। एनी कंकोमिटेंट थर्स्ट, कंकोमिटेंट सिम्टम यदि थर्स्ट के साथ प्यास के साथ कोई चल रहा है, एसोसिएट हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। स्टूल है तो स्टूल की कैरेक्टर में स्टूल किस टाइप का है, यदि वो कंस्टिपेटेड बाल्स है कि डायरिया है तो डायरिया में कंस्टिट्यूशन में क्या कैरेक्टर ले रहा है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस टूल के अंदर हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। एज ए होल यदि किसी भी खान पान से व किसी से उसको यदि इंटॉलरेंस हो रहा है तो वो भी लेने की ये करेंगे, चाहे एनवायरमेंट से इंटॉलरेंस है कि कोई ड्रग से है व किस चीज से है, जिससे भी इंटॉलरेंस उसको है, वो भी लेने के एज ए होल हम लोग कोशिश करेंगे। यूरिन का भी इंफॉर्मेशन हम लोग को लेना है, यूरिन किस प्रकार पास आउट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी उसका क्या है, कलर उसकी क्या है, यूरिन में किसी तरह का ऑर्डर है कि नहीं, गंध है कि नहीं, ये भी। स्लीप है तो स्लीप का कैरेक्टर क्या है, किस प्रकार का सोता है, पोजीशन क्या लेता है सोने में, किसी भी तरह का नींद की अवस्था में कोई एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं, क्या नींद में बोलता है कि चलता है कि खराटा ले रहा है, या किस प्रकार का नींद है, वो इंफॉर्मेशन भी हम लोग उसमें देने की कोशिश करेंगे। ड्रीम्स क्या है, स्वप्न, यदि वो ड्रीम्स, यदि वो नींद में जाता है तो वो कोई सपना देखता है, तो सपना यदि रिपीटेडली सपना देख रहा है तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, तो वो ड्रीम्स यदि है तो उसको भी लिखेंगे। स्वेट, पसीना यदि है तो वो भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। पसीना है तो उसकी पसीना कपड़े में लगता है तो उसकी कलर कुछ पकड़ता है कि नहीं, और गंध है कि नहीं, कोई स्टेनिंग आता है कि नहीं, किस पार्ट्स में होता है बॉडी का सबसे अधिक, ये सब हम लोग स्वेट कंडीशन में हम लोग लेंगे। उसके बाद यदि फीमेल है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और उसके साथ एसोसिएटेड डिसऑर्डर जो भी है वो हम लोग लेंगे। मेनार्क जो उसकी जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन हुआ है उसको हम लोग मेनार्की कहते हैं। वो एज क्या था, क्या वो अर्ली एज में हुआ है कि
समय पर हुआ है कि लेट हुआ है, वो मेनॉरिटी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यदि वो फीमेल है और यदि मेनोपॉज चल रहा है तो मेनोपॉज हिस्ट्री उसको लेंगे, जो किस प्रकार से मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इस समय हो रहा है उसको। यदि मीन्स हो रहा है तो रेगुलरिटी ऑफ साइकिल किस प्रकार का है, क्या अर्लियर हो रहा है कि कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है कि इरेगुलर हो रहा है कि रेगुलर में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ भी हो रहा है वो कैरेक्टर भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। एनी डिस्कम्फर्ट बिफोर, यदि मंथली हो रहा है उसके पहले क्या हो रहा है, बिगनिंग में यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कमर दर्द होता है, किसी को पेट दर्द होता है, तरह तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो वह है तो वो भी लेंगे। मीन्स ड्यूरिंग कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी, मीन्स बंद होने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो भी, उसकी मीन्स की जो क्वांटिटी है, उसकी ड्यूरेशन कितना दिन का है, कलर किस प्रकार का है, ये सब ऑर्डर ऑफ फ्लो क्या है, ये हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। यदि फीमेल है और यदि बाल बच्चे हुए हैं तो वह टेक्निकल हिस्ट्री हमको लेना है, ये नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितना बार हुआ है, डिलीवरी किस प्रकार का हुआ है ना, सीजरियन डिलीवरी है कि नॉर्मल डिलीवरी है कि फोर्सेप्स डिलीवरी है, किस प्रकार का डिलीवरी हुआ है, वो डिलीवरी की हिस्ट्री हम लोग लेंगे। यदि उसके जीवन में यदि कभी एवर्सन हुआ है, एवर्सन हिस्ट्री, मिसकैरेज कुछ भी हुआ है, प्रीमेच्योर यदि बेबी हुआ है ना, उसकी हिस्ट्री, स्टिल बात पे मरे हुए बच्चे यदि जन्म लिया है तो वो ऑब्स्टेकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री में आता है, और वो ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री भी लेने की हम लोग कोशिश करेंगे। यदि कोई भी कंप्लेंट्स हम लोग जानते हैं, दी इमोशनल भी डेवलप करता है, तो इमोशनल एलिमेंट्स में हम लोग एक एज पर एग्जाम्पल दो चार टॉप यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन ह्यूज एलिमेंट्स, इमोशनल एलिमेंट्स होता है जो सप्रेशन होता है, जिसके चलते पेशेंट बीमार अवस्था में आ जाता है, तो वो इमोशनल एलिमेंट्स भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। उसमें मान लीजिए एंगर है तो एंगर का सप्रेशन है कि नहीं, किस कोई बैड न्यूज हुआ है तो क्या है इमोशनल किसी भी तरह का, और कोई सप्रेशन है कि फ्राइट है कि कोई भी सप्रेशन इमोशनल और भी हुआ है, जो भी हुआ है वो इमोशनल सप्रेशन के हिस्ट्री में निश्चित रूप से हम लोग पेशेंट से लेने की कोशिश करेंगे, वो रिकॉर्ड जरूर हम लोग करेंगे। चाइल्डहुड डिजीज, यदि वो चाइल्डहुड अवस्था में यदि किसी तरह का बीमारी उसको हुआ है, यदि ज्यादा उम्र का है तो उसकी चाइल्डहुड अवस्था, बचपना अवस्था उसको बीता है, उस अवस्था में किसी भी तरह का बीमारी इंटरनल कुछ हुआ है कि नहीं, फिजिकली डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, माइलस्टोन किस प्रकार का हुआ है, माइलस्टोन मतलब दांत आना, चलना, बोलना, ये सब जो माइलस्टोन के अंदर आता है बच्चे के, तो हुआ अर्लियर हुआ है कि लेट हुआ है कि किस प्रकार से हुआ है ना, या डेंटिशन हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आया है कि नहीं, ये जो भी माइलस्टोन के अंदर ये है, वो भी हम लोग इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह का चाइल्डहुड अवस्था में यदि उसकी बीमारी हुआ है, किसी तरह का मेंटली बिहेवियर कोई चेंजेस हम देखने को मिला है, तो वो भी हम लोग नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। चाइल्डहुड में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस उसकी हुआ है और उसके चलते आज की वर्तमान की जो मेंटल स्टेट है वो मेंटल स्टेट चल रहा है या कंप्लेंट्स चल रहा है, तो चाइल्डहुड में जो भी डिजीज चल रहा है वो डिजीज का हिस्ट्री भी लेना हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो चाइल्डहुड के डिजीज से भी माइलस्टोन पे भी ये से भी हम लोग जो जब एनालिसिस करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे सिम्टम्स का, तो उस समय हम लोग को ये सब सिम्टम्स बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है। फिर एडल्टहुड डिजीज, यदि एडल्ट अवस्था में, यदि एडल्ट के बाद कोई पेशेंट उम्र में आया है तो एडल्टहुड में, एडल्ट समय में उसको क्या क्या बीमारी हुआ, हाँ उसके बारे में भी लिखने की हम लोग कोशिश करेंगे, जब गाइड देने की कोशिश करेंगे। मेंटली स्पिरिचुअली कुछ है, कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है, रिलीजियस अफेक्शंस क्या है, एवर्सन टू अपोजिट सेक्स, सेक्स के प्रति किस नॉर्मल है कि एवर्सन है अपोजिट सेक्स के साथ, उसके रिलेशन, इमोशंस किस प्रकार का है, एंजाइटी, एंटिसिपेशन, किसी भी तरह का डिजायर उसकी, कंसोलेशन, एग्रावेशन है, कंडीशन है, फियर रिलेटेड कुछ बहुत सारे, सो मेनी टाइप ऑफ फियर, वो सो मेनी टाइप एंजाइटी है ना, ये सब होता है, तो वो हम लोग सवाल करके हम लोग निश्चित रूप से जानने की कोशिश करेंगे। इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है, तो इरिटेबिलिटी में और किस प्रकार का इरिटेबिलिटी है,
कब और किस कंडीशन में इरिटेबिलिटी डेवलप करता है, टॉकेटिव है तो किस प्रकार का टॉकेटिव है वो देखेंगे, ऑफेंडेड इजीली, ये ऐसे इस प्रकार से इमोशनली बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट के अंदर बीमारी होने के बाद वो मेंटली इस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसलिए ये इमोशनल इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार का है वो भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। और विल, इच्छा जो है वो उससे भी रिलेटेड हम लोग लेंगे। कंपनी है तो किस प्रकार का है, इंडिफरेंस है क्या, कोई जेलसी किसी तरह का है कि नहीं, सस्पिशियस माइंड है कि टॉकेटिव है कि कंसोलेशन, एग्रावेशन, एम्ब्रेशन है, उसमें वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग भी हम लोग जानेंगे, अंडरस्टैंडिंग में एब्सेंट माइंड, डेलूजन, कंफ्यूजन ऑफ मेमोरी, ये जो कुछ भी होता है तो ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फॉर्मेट सामने रहने से क्या होता है, जो हमारे ध्यान रहता है कि हम लोग को क्या क्या सवाल करना है। और यदि फॉर्मेट नहीं रहता शुरुआती दौर में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपकी क्वेश्चनिंग आर्ट, ये कम्प्लीटली आर्ट है और ये आर्ट एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, इसकी बहुत ही समय लगता है और ये बार बार करते करते ये जो आर्ट जो है धीरे धीरे अपने स्किल में बदल जाता। तो शुरुआती दौर में जो भी डॉक्टर्स, जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए ये फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के डेट में हम लोग को कोई जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये फॉर्मेट आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं जो अभी न्यू कमर्स है, जो शुरुआती दौर में प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेमोरी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फॉरगेटफुलनेस है तो किस प्रकार का फॉरगेटफुलनेस है, मेमोरी है तो किस प्रकार का मेमोरी है ना, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सेंसिटिव है यदि वो लाइट से है कि म्यूजिक से है कि नॉइस से है कि स्मेल से है, किस चीज से है, वो सेंसिटिविटी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एवर्सन है तो वो टच करने से एवर्सन है कि देखने से, वो टॉकिंग करने से, किस चीज से उसको एवर्सन है पेशेंट का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जब मेंटली, फिजिकली पास्ट हिस्ट्री हम लोग, उसके हैबिट, उसकी जनरेटिव हर कुछ जब प्राप्त हो जाता है, तब हम लोग बाद में जाकर के उसकी हाइट लेना, वेट लेना, बीपी लेना, पल्स लेना, टेम्परेचर, टंग हमको देखना, स्किन का कलर देखना, कलर है, एनीमिक है, जॉन्डिस है कि साइनोसिस डेवलप किया है कि एडिमा है ना, किसी भी तरह का पीपल्स किस प्रकार का है, ग्लैंड नेक का जो है किस प्रकार का, लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ नोड्स ये सब सोइल है कि नहीं, ये सब एक जनरल सर्वे हम लोग कुछ करने की जरूरत पड़ता है। हर व्यक्ति विशेष के अंदर बीमारी होने से इसमें कोई ना कोई चेंजेस निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है ना। तो ये एक जनरल सर्वे हम लोग को करने की जरूरत पड़ता है और ये सर्वे हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। पर्टिकुलर्स में यदि हम लोग देखें तो हेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वर्टिगो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, विजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इस प्रकार से जितने भी हम लोग पर्टिकुलर में चैप्टर है ऑलरेडी कैंट थेरेपी में, सिंथेसिस थेरेपी में, वह सारा का सारा चैप्टर जो पर्टिकुलर रिलेटेड है वो उस सभी रिलेटेड पर्टिकुलर से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसे कब और कैसे, किस उपाय से हम लोग को सिम्टम्स हमको रिकॉर्ड हम लोग करेंगे। और यदि हमको कहीं भी कोई भी पर्टिकुलर से भी यदि बहुत ही पिकुलियर अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स यदि मिल जाता है तो हम लोगों के लिए आगे जो है सिम्टम्स टोटलिटी बनाने में बहुत आसानी होता है ना। तो हम लोग इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है, जो इंफॉर्मेशन नहीं है जो हम पेशेंट को छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी पेशेंट देखते हैं वह एज ए होल है। और एज ए होल जब भी है, होलिस्टिक अप्रोच हमारे यहाँ एज ए मैन हम पेशेंट को ठीक करने के काम करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम एज ए होल सभी इंफॉर्मेशन लें। समय जरूर लगता है, लेकिन एज ए होल यदि हम मैन के हिसाब से, एज ए पेशेंट के हिसाब से, सिक पर्सन के हिसाब से यदि हम इसको केस टेकिंग रिकॉर्ड करते हैं तो बाद में आता है तो हम लोग को फिर लेना प्रोविजनल डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी पड़ता है। वह लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन
किसी भी तरह का है तो हम कराना है। पेशेंट के कंप्लेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे, जैसा होगा उसको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी हमको कराना है। और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन या एक्सरे जो हो, चाहे वेज हो, चाहे स्कैनिंग करने की जरूरत पड़ा, कोई MRI, कोई भी इंफॉर्मेशन यदि हमको डिजीज वाइज, कंप्लेन वाइज यदि पेशेंट का हमको समझ में आ रहा है एज ए फिजिशियन ये चाहिए, तो हम लोग उसको भी हम लोग लेते हैं और करा करके फिर हम लोग जो कंप्लेंट्स पेशेंट लेके आता है उस कंप्लेंट के साथ और एज ए होल होम्योपैथिक जो जेनेटिक्स है और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन के मिला करके हम लोग एक प्रोविजनली एक डायग्नोसिस करते हैं एक्चुअली पेशेंट किस बीमारी से, किस तकलीफ से वो सफर कर रहा है। लेकिन होम्योपैथिक में हम डायग्नोसिस हेल्प बाद में हम लोग को करेगा, फिर शुरुआती दौर में जो हम लोग को हेल्प करता है ये डिजीज को समझने के लिए। इसलिए यदि हम लोग डिजीज समझ जाते हैं, हम लोग उस हिसाब से पेशेंट की एडवाइस कर सकते हैं, उसकी डाइट को बता सकते हैं, है ना, उसकी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस प्रकार से उसको ये करना है, रहना है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई भी डिजीज ठीक होने के लिए जैसे मेडिसिन की जरूरत है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसकी मैनेजमेंट है। यदि हम लोग मैनेजमेंट सही प्रकार से कर रहे हैं और साथ साथ मेडिसिन में चल रहा है, तो निश्चित रूप से हम केस को क्योर कर सकेंगे। अब जो भी टेस्टिंग हम लोग करते हैं उसको केस पे एनालिसिस करना है, उसकी सिम्टम्स पे एवोल्यूशन करना है, उसके बाद हम लोग सिम्टम्स को टोटलिटी में बदलेंगे और ये भी देखेंगे कि वो सिम्टम्स टोटलिटी जो हुआ है उसमें माइजमेटिक कब क्या है, किस माध्यम से ये पेशेंट सफर कर रहा है और वो माध्यम को भी हम लोग इसी एवोल्यूशन एंड एनालिसिस ऑफ सिम्टम्स के माध्यम से हम लोग उसको निकालते हैं। तभी जाकर के एज ए होल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ये हम अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर माध्यम की जानना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है। और जब ये हो जाता है, जब सिम्टम रिकॉर्ड हमारे पास हो जाता है, तब जाकर के हम लोग पेशेंट की सिम्टम्स को कन्वर्शन ऑफ पेशेंट लैंग्वेज इनटू रूब्रिक ये करना जरूरी पड़ता है। क्योंकि हम रेपेट्रियन डॉक्टर की बात हम किए हैं, तो कोई भी केस को हम यदि रेपेटाइशन करते हैं तो उस रेपेटाइशन का करने का मतलब हो गया ये हम लोगों का जो उद्देश्य है वो सिमिलिमम मेडिसिन में पहुंचने का। तो सिमिलिमम मेडिसिन में हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम प्रॉपर कन्वर्सन ऑफ पेशेंट लैंग्वेज इनटू रूब्रिक में बदल पाएंगे। और प्रॉपर रूब्रिक में यदि हम लोग बदलना सीख जाए, बदल लेते हैं, तब जाकर के रेपेटाइशन जो है ना हम लोग करते हैं। और रेपेटाइशन के बाद का जो आफ्टर रेपेट्रियल रिजल्ट जो आता है, वो आफ्टर रेपेट्रियल रिजल्ट में जो मेडिसिन वो को दिखाएगा, उसके बाद में हम लोग रीडिंग क्वेश्चन करके पेशेंट से मिनिमम मेडिसिन में पहुंचाने का काम करते हैं। तो रेपेट्री और रेपेटाइजेशन, रेपेट्री का नॉलेज यदि हमारा हो जाता है तो हम रेपेटाइजेशन कर पाएंगे। और रेपेटाइजेशन जो है मैनुअल भी होता है और एक हम लोग रेपेटाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी होता है। तो हम जो आगे जो दिखाएंगे वो आपको को रेपेटाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो रडार ओपस सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम विगत 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो उसी नॉलेज को आज हम अभी एक केस दिखा करके आपको दिखाएंगे, समझाएंगे ये कैसे हम लोग पेशेंट की लैंग्वेज को हम लोग रूब्रिक में चेंज किए हैं और वो रूब्रिक को टोटलिटी बना करके तब जाकर के हम लोग रेपेटाइजेशन करते हैं। तो रेपेटाइजेशन पूरा होता है और रेपेटाइजेशन के बाद रेपेट्रियल चार्ट आपको आता है। तो आगे चलिए हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद जो फॉर्मेट में हम जो दिए हैं सिस्टमिक एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन होगा, और फिर बाद में हम लोग मैनेजमेंट देते हैं। ये एज ए होल एक फॉर्मेट आप लोग को सिर्फ जानकारी के लिए, ये हम लोग अच्छे एक क्लासिकल होम्योपैथिक रेपेट्रियन डॉक्टर बनना चाहते हैं तो रेपेट्री का यूज के मतलब ही होता है, सबसे पहले आता है वो
केस टेकिंग। और केस टेकिंग जब तक हम प्रॉपर वे में नहीं जानते हैं तो ये संभव नहीं है कि कोई भी केस को हम लोग ठीक कर सकें। केस टेकिंग होगा तभी हमारे पास सिम्टम्स प्राप्त होगा, और सिम्टम्स यदि हम प्रॉपर प्राप्त कर किए हैं तो उसकी जरूरत पड़ेगा फिर रूब्रिक में बदलना पेशेंट लैंग्वेज को, और वो रूब्रिक में जैसे प्रॉपरली हम बदल सकेंगे। तो हमारे यहाँ दो प्रोसेस है रेपिटेशन का, एक एडिशन प्रोसेस, एक एलिमिनेशन। एडिशन प्रोसेस में मैक्सिमम सिम्टम्स को ऐड करके जो हम रेपिटेशन करेंगे तो उसके माध्यम से जो रेपिटेड रिजल्ट आएगा उसके बाद हम जो है पेशेंट को सिंगुलर मेडिसिन में रीडिंग क्वेश्चन करने के बाद सटीक क्या मेडिसिन उस पेशेंट के लिए चाहिए वो हम निकालेंगे सिंगुलर मेडिसिन, और तब जाकर के मेडिसिन पेशेंट की अवस्था देख करके उसकी डोज एंड पोटेंसी को हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, और बाद में उसकी मैनेजमेंट हम लोग देने की काम करेंगे। तो चलिए ये तो हो गया कि कोई भी केस यदि हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट है वो केस टेकिंग। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो रेपेटरी का जो सब्जेक्ट है उसके आगे केस टेकिंग एंड रेपेटरी लगा हुआ है, मतलब रेपेटरी के पहले केस टेकिंग लगा हुआ है। और तो इसमें प्रॉपर केस टेकिंग आप लोग को हम बताए हैं, और इस केस टेकिंग के माध्यम से जो केस हम आपको अपने क्लिनिक का हम दिखा रहे हैं जो ठीक हुआ है वो है क्रॉनिक डिसेंट्री केस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो वह उसको हम उसके बारे में बता रहे हैं, और उसके बाद दिखाएंगे ये इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स रूब्रिक आया है वो रूब्रिक क्या है, और उस रूब्रिक को हम लोग सॉफ्टवेयर में आपको देखेंगे। रूब्रिक को दे करके ये कौन सा मेडिसिन रेपिटेशन के बाद वो आया है, रेपिटेशन चार्ट क्या आया है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए ए केस ऑफ क्रॉनिक डिसेंट्री मेल को 25 ईयर्स, ऑक्यूपेशन स्टडी, डेट 10/11/2022। प्रेजेंट कंप्लेंट पेशेंट का colicky pain in the abdomen, mostly 1 or 2 hours after the food. During pain there is always a rise of temperature every time and also after the attack is over. ये पेशेंट की कॉलिक पेन का बात है, पेट की दर्द है इसके अंदर, और 1-2 घंटा का अंतराल में खाने के बाद शुरू हो जाता है। और जब भी पेन स्टार्ट होता है तो उसके टेम्परेचर आना स्टार्ट हो जाता है हर बार, और जैसे वो अटैक खत्म होता है टेम्परेचर भी कम हो जाता है। नेक्स्ट पेन यूजुअली इन द इवनिंग विद फ्लैचुलेंस। जब भी दर्द होता है तो फ्लैचुलेंस के साथ इवनिंग में ये दर्द होना स्टार्ट हो जाता है इन द एब्डोमेन, पेट के अंदर। इट्स शिफ्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द एब्डोमेन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट कर जाता है वो दर्द। दर्द का टाइप क्या है? टाइप ऑफ पेन है स्टिचिंग एंड प्रिकिंग सेंसेशन है, अनबिहेवियरेबल पेन है, लास्ट फॉर 4 और 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे तक स्टे कर जाता है। रिलीव बाय वॉमिटिंग, उल्टी होने से उसको आराम मिलता है। बिलियस वॉमिटिंग होता है इसके अंदर, और स्टैटिक फूड एग्रावेशन द ट्रबल, और जो स्टैटिक फूड जो दिख लेता है तो वो पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ हेडेक चलता है, हेडेक बोथ साइड हेडेक होता है। आफ्टर टेकिंग मील्स यूजुअली इट स्टार्ट्स कॉलिक इन एब्डोमेन, जब भी वो मील लेता है खाते हैं तो पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। नो हेडेक व्हेन देयर इज नो, कोई यदि हेडेक भी नहीं है तो पेन भी नहीं। हिक्कप भी होता है, जो हम लोग कहते हैं हिचकी जिसको कहते हैं, ये भी होता है। लॉट ऑफ गैस इन द एब्डोमेन, पेट के अंदर बहुत ज्यादा गैस फॉर्म होता है। बेल्चिंग गिव्स रिलीफ, ढकार होता है, बेल्चिंग होता है, उससे रिलीफ मिलता है। बैकएक, कमर का दर्द, समटाइम्स ड्यूरिंग कॉलिक, कभी कभी कॉलिक के समय में कमर में भी दर्द होता है। नो थर्स्ट, प्यास उसकी नहीं है। नो इंक्लाइनेशन टू ड्रिंक वाटर आफ्टर मील, जरूरी नहीं है जो खाने के बाद वो पानी पिएगा। कोल्ड इन एनी फॉर्म एग्रावेट्स हर कंप्लेंट, ठंडा किसी भी अवस्था में लेता है तो कंप्लेंट उसको बढ़ जाता है। डिजायर, खाने की इच्छा, हीट, हॉट फूड जो रहता है, स्वीट्स, वपेनिया हमें अच्छा लगता है, सावर थिंग्स उसको अच्छा लगता है। एग्रावेशन लेता है इन विंटर, ठंडी के मौसम में, नाइट में, रात में, आफ्टर स्लीप एंड स्टार्टिंग फूड लेने से उसको तकलीफ बढ़ जाता है। एमुलेशन, हीट से भी एमुलेशन है, प्रेशर से एमुलेशन, मॉर्निंग से एग्रावेशन, वॉकिंग एग्रावेशन, वार्म ड्रिंक्स एग्रावेशन बोलते हैं एमुलेशन।
and pressure ml, morning ml, walking ml, warm drinks ml. Palpitation during attack, जब भी ऐसा अटैक होता है तो उसकी palpitation स्टार्ट हो जाता है. Sensation of twisting of the tongue upward, और मतलब होता है जब टंग जो है उसको ट्विस्ट करके ऊपर में लेके जा रहा है. स्टूल 2 or 3 times per day, पर डे ही 2 से 3 बार उसको लेटिन होता है. मेनी टाइम्स लूज विथ म्यूकस, मैक्सिमम टाइम में लूज होता है और म्यूकस के साथ होता है. माइंड मेंटल स्टेट क्या है, जब पेशेंट प्रॉब्लम में चल रहा है तो व्हेन शी गेट्स पेन शी वांट्स टू कमिट सुसाइड. जैसे ही उसके दर्द होता है और पता है हम मर गए, है ना. शी इज अफ्रेड टू डू, लेकिन वो मरने से बहुत डरता है. माइल्ड बट एट टाइम्स इरिटेबल, कभी बहुत ज्यादा माइल्ड रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है. इम्पेशेंट बहुत है, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट बिल्कुल नहीं है. हारी बहुत हड़बड़ाता है, बहुत ज्यादा ऑफेंडेड इजीली, बहुत ज्यादा ही डिप्रेस्ड है और सैड है, बहुत दुखी है. वीक्स ऑफ नाइट टेरर, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी के पर बहुत ज्यादा हताशा, वो ठीक होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर वो हताशा हो जाता है. और जीडीनेस एंड वर्टिगो, कभी कभी चक्कर भी उसको आ जाता है. Menses complaints painful for 2 days with normal flow regular. Past history में malaria 12 years ago, dysentery first attack 9 years पहले, second attack 8 years ago, last for 1 chickenpox, skin trouble 3 years ago, with relapses, lasted for 2 weeks. ये उसकी पास्ट हिस्ट्री है. फैमिली हिस्ट्री में है, फादर उसकी डायबिटिक है, मदर इंसान है, पागलपन है, ब्रदर एंड सिस्टर्स वो ऐसा कुछ नहीं मिला है. एग्जामिनेशन जब किया गया बीपी का तो 124/80, वेट उसकी 48 kg, एब्डोमेन टेंडेंसी इन द राइट इलियक रीजन ऑन प्रेशर, इलियक रीजन में टेंडरनेस इसके अंदर था और प्रेशर से बढ़ना था. थ्रोट स्लाइट कंजेशन ऑफ टॉन्सिल, हल्का सा कंजेशन था टॉन्सिल में. टंग इसकी येलो एकोटिक. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बाय मॉडर्न मेडिसिन, वो अपेंडिसाइटिस हुआ था, कोलाइटिस, पेस्टाइटिक अल्सर, लीवर कंप्लेंट्स, टीबी, ये सब जो है तो इसकी डायग्नोसिस में मॉडर्न मेडिसिन ये कोशिश किया था कि इसके अंदर ही कोई पेशेंट है. ट्रीटमेंट उसकी लिया था. हेमाटिन इंजेक्शन, टू कोर्सेज, सेवरल इंजेक्शंस इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टैबलेट, मेनी बोतल्स ऑफ, ये सब वह ट्रीटमेंट देने की काम किया था. लेकिन कहीं पर सही ढंग से उसको रिजल्ट नहीं मिला तो बाद में वह हमारे पास वो आता है और पेशेंट का ये कंप्लेंट्स जो रिकॉर्ड में अभी आपको बताएं, और अब इस रिकॉर्ड के माध्यम से जो पेशेंट की प्रॉब्लम था वो हम दिखा रहे हैं. रेक्टम रूब्रिक के रूप में, रेक्टम डिसेंट्री, एब्डोमेन पेन वंडरिंग, एब्डोमेन पेन स्टिचिंग, हेड पेन accompanied by abdomen pain in stomach में वॉमिटिंग, टाइप ऑफ बाइल वॉमिटिंग, जनरल्स में वॉमिटिंग एमएल, स्टमक में थर्स्टलेस, जनरल में इरेक्टेशन एमएल, महसूस का आराम, जनरल्स में नाइट एग्रावेशन, एब्डोमेन पेन, इवनिंग एग्रावेशन, जनरल्स विंटर एग्रावेशन, जनरल्स में स्लीप आफ्टर एग्रावेशन, जनरल्स में वार्म एमएल, जनरल्स में प्रेशर एमएल, जनरल्स में मॉर्निंग एग्रावेशन, जनरल्स में वॉकिंग एग्रावेशन, जनरल्स में फूड एंड ड्रिंक्स वार्म ड्रिंक्स एमएल. माइंड suicidal disposition came from mind, suicidal disposition courage but lacks of mindness. तो ये आपको रूब्रिक हम लोग दिखा रहे हैं आप लोग को. फिर माइंड इम्पेशंस, माइंड फील हारी, माइंड फील ऑफेंडेड इजीली, वीप्स इजीली, फिर माइंड डिस्पेयर, रिकवरी ऑफ, फिर माइंड विद फियर, टेरर लाइक. ये 26 रूब्रिक एज ए होल इस केस में बनाया गया है. लेकिन अब सवाल उठता है कि हम एडिशन प्रोसेस में यदि हम लोग देखते हैं तो हम लोग चाहेंगे तो इस सभी रूब्रिक को भी कंसीडर कर सकते हैं, या हमको लगता है कि इस केस में ये जो हमारा अपना एक्सपीरियंस जो था प्रैक्टिस का, उस एक्सपीरियंस के माध्यम से हम ज्यादा सिम्टम्स उसको हमने कंसीडर नहीं किया था.
जो सिम्टम्स कंसिडर किया था वो सिम्टम्स हम दे करके आप लोग को दिखाएंगे कि कौन सा मेडिसिन इस पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया था जिससे पेशेंट रिलीफ मिला। तो मेरा समझाने का मतलब ये है, ये जो भी केस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वह रिकॉर्डेड सिम्टम्स को हम लोग रूब्रिक में बदलना सबसे पहले जरूरत पड़ता है। जब रूब्रिक प्रॉपरली हम बना सकते हैं तो उस रूब्रिक को हम चाहे एडिशन प्रोसेस में डालें और चाहे हम एलिमिनेटिंग प्रोसेस में डाल करके हम ये करें, रिपीटेशन करें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों में ही बात बराबर है। यहाँ पर जो सिम्टम्स रूब्रिक में हम दिखाए हैं, आप लोग को याद होगा जो वेबिनार की एक सीरीज में हम बताए थे हम लोगों को किस प्रकार से पेशेंट लैंग्वेज को हम रूब्रिक में बदलते हैं, उसकी क्या टेक्निक है, ये ऑलरेडी जो भी शुरू से इस वेबिनार को देख रहे हैं तो उनको ये बात समझ में जरूर आता होगा। ये किस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे जो है रिपीटेशन प्रोसेस में अब जा रहे हैं किसको दिखाने के लिए। तो इसमें जो लिया गया है वो आपको हम दिखा रहे हैं, रिपीटेशन करके रडार ऑफ सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं। तो उसमें सॉफ्टवेयर में हम लोग सबसे पहले माइंड को हम लोग कुछ रूब्रिक माइंड से हम लोग लेंगे करके दिखा रहे हैं। जो हमने प्रैक्टिस में किया था वो दिखा रहे हैं, मात्र 7-8 ये एज ए होल। लेकिन हम ये भी बता दिए एडिशन प्रोसेस में हम सारा का सारा डालेंगे, वो ऊपर भी चलेगा और जो आपके एक्सपीरियंस है तो उसके माध्यम से भी हम एलिमिनेटिंग प्रोसेस करके भी हम लोग डाल सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज बता दें ये उसी को हम लोग प्रैक्टिस में कंसिडर करते हैं। जब आप केस खुद लिखेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा जो पेशेंट किस सिम्टम्स को ज्यादा वो एम्फेसिस कर रहा है, ज्यादा जोर डाला किसमें ज्यादा ये है, उसमें से आपको निकालना होगा जो मेंटल जनरल सिम्टम्स क्या है, उसके अंदर फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या है, किस पर ज्यादा पेशेंट पे जोर डाला है। तो वो सब सिम्टम को हम लोग पहले कंसिडर करते हैं, उससे रिलेटेड जो रूब्रिक है वो लेने की काम करते हैं। तो रडार ऑफ सॉफ्टवेयर अब देख रहे हैं, माइंड हम लोग प्ले है। तो जो हमने दिया था सबसे पहले जो पेशेंट बहुत ज्यादा इम्पेशेंस था, शायद उसके नाम पर नहीं था, तो हम लोग इम्पेशेंस रूब्रिक्स को हम लोग दे देते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले इम्पेशेंस आ चुके हैं और इस इम्पेशेंस को हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इम्पेशेंस इम्पेशेंस इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। हो गया, इम्पेशेंस हो गया। फिर माइंड उसकी हरी, बहुत हरी माइंड था उसका, है ना, हड़बड़ाता हड़बड़ाई थी, तो वो हम लोग ले लेते है ना। फिर उसके बाद वो ऑफेंडेड इजीली, वो ऑफेंडेड इजीली देख रहे हैं, ऑफेंडेड इजीली है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्ले रिकवरी, रिकवरी के प्रति बहुत ज्यादा डिस्पेयर था, वो हताशा था, हमको अब लगता है ठीक नहीं होंगे, मेरा बीमारी अब ठीक होने वाला नहीं है डॉक्टर साहब, है ना, ये उसकी ये था। तो ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग लेंगे जो पर्टिकुलर में वो ये होल जो प्रॉब्लम हम अक्सर जो करते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये मेन जो जनरल सिम्टम्स है माइंड का वो हम लोग कंसिडर किए। उसके बाद जो पेट में उसके विशेष रूप से प्रॉब्लम था, जिस प्रॉब्लम को लेकर के आपके हम लोग के पास आया था, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हम समझ रहे हैं। तो उसके बाद इसलिए इसमें था जो उसको वॉमिटिंग से उसको रिलीफ होता था, जब भी दर्द उठे वो दर्द से ही परेशान था, डिफरेंट डिफरेंट कंप्लेन के बारे में सोचा जाता था, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है ना। तो ये तो यहाँ पर जो वॉमिटिंग का जो टाइप था वो बाइल था, विलियस था ना, बाइल बाइल ये था, पित्त निकलता था उल्टी में, है ना। और क्या था, उसको इरेक्टेशन से भी रिलीफ था
और स्टमक और ये वॉमिटिंग से भी रिलीफ था। तो हम लोग जेनेटिक में जाकर के हम लोग उसको देख लेते हैं, और वॉमिटिंग एमएल उसकी प्रॉब्लम, और हम लोग इलेक्ट्रेशंस एमएल। समय नहीं है इसलिए हम बहुत ज्यादा डीप आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इतना हम लोग जान जाए ये जो 7 मिनिमम, बात बड़ी तो बहुत सारे सिम्टम आप लोग को दिखा चुके हैं, जो रिपीटेड रिजल्ट आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आप लोग को, ये नर्स भूमिका है ना। ये पेशेंट का जो सिम्टम 7 सिम्टम लिया गया, इंप्रेशन सारी offended easily, despair recovery, vomiting type of bile, vomiting ml, irritation ml। और पेशेंट का डायग्नोसिस में क्रोनिक डिसेंट्री हुआ था, इसमें यदि हम लोग डिसेंट्री को भी ले लें तो हम लोग देखेंगे ये क्या मिल रहा है। तो डिसेंट्री हम लोग को कहाँ मिल जाएगा, में जा करके यदि ये भी हम लोग देख लें तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। जो रिजल्ट आ रहा है वो भी डिसेंट्री देने के बाद भी नज़्बोमी का। और एक चीज ध्यान दीजिए, नज़्बोमी का इसको 200 पावर का हमने दिया था 2 डोज, और उसी से पेशेंट धीरे धीरे कंप्लीट हो गया। तो नज़्बोमी का ये जो आया है, इसको हम लोग यदि इसको हम लोग रेपिटल चार्ट करते हैं, और रेपिटल चार्ट में ये जो 4-5-6 मेडिसिन आप देख रहे हैं, नज़्बोमी का, आर्सेनिक, एकोनाइट, पेरासिटामोल, सल्फर, ये सब मेडिसिन, तो जो भी इस मेडिसिन से ही हम लोग लीडिंग क्वेश्चन करते हैं पेशेंट के, या और भी अगर जो भी सिम्टम्स आप कंसिडर नहीं किए, तो उसमें जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मेंटल जनरल सिम्टम्स होता है, तो हम लोग एलिमिनेटिंग प्रोसेस में जा करके क्या करते हैं, जो उससे वही लीडिंग क्वेश्चन करते हैं पेशेंट को, और उसको देकर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि नक्स का पेशेंट है, कि आर्सेनिक का है, कि एकोनाइट का है, तो किसका है। तो आप ध्यान होगा ये इस पेशेंट में एक चीज था, जब भी उसको दर्द होता था तो उसको सुसाइडल टेंडेंसी होता था, और सुसाइड करने के लिए हिम्मत उसको नहीं था। तो आप लोग नज़्बोमिका में आप लोग स्टडी किए होंगे कि नज़्बोमिका पेशेंट का सुसाइडल टेंडेंसी होता है, लेकिन उसको लैक ऑफ करेज, हिम्मत नहीं होता है जो सुसाइड करे। यह कैरेक्टर नज़्बोमिका के अंदर ही है, इसलिए हमने नज़्बोमिका उसको प्रिस्क्राइब किया और पेशेंट जाकर के ठीक हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग रडार ऑपर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इतने क्रॉनिक केस, इतने क्रिटिकल केस, ह्यूज इसके अंदर मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल, जनरल, है ना, जो सिम्टम्स मौजूद है, उसके बावजूद भी हम लोग इस केस को प्रॉपरली केस टेकिंग होने के कारण हम लोग नज़्बोमिका 0/6 पावर का हमने दिया था, और 0/6 यहाँ ध्यान 0/6 यहाँ दिया गया था, और 2 टिनी ग्लोबुल्स मिक्स्ड विथ 1 ounce distilled water, 1 teaspoonful BDS for 3 days। 3 दिन इसको 2 टिनी ग्लोबुल्स को हम 1 ounce distilled water में दे करके इसको दिए थे, और उससे हम जो देते हैं वो 1 चम्मच करके, तो 3 बार करके दिए, और जैसे दिया गया धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। और तो जब 18-11 को आया तो कम्प्लीटली वो बेटर फील था। तो इस हिसाब से हम लोग कोई भी केस को, क्रॉनिक केस को हम लोग प्रॉपर क्रॉनिक केस टेकिंग के हिसाब से केस लिखते हैं, तो रूब्रिक में बदल करके हम लोग केस को रिपीटेशन करके इस प्रकार से हम लोग मिनिमम मेडिसिन। ओके, ये सेकंड केस था, समय नहीं है इसलिए सेकंड केस में जगाएंगे। अब नेक्स्ट आप लोग को जो वेबिनार हम लोग देने जा रहे हैं, जो व्हाट आर द मेथड टेक्निक्स ऑफ रिपीटेशन इन प्रैक्टिकल व्यू विद मैनुअली थ्रू सॉफ्टवेयर, ये नेक्स्ट वेबिनार 19 मार्च को आपको होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर बीके सर, बहुत अच्छा ही आपने वेबिनार, यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल वेबिनार आपने यहाँ पे प्रेजेंट किया है।